Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to never miss the latest update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हैंडी बुक मार्क। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस। ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है। हम पहले जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस असल में क्या है, जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो लाइफ प्रोसेस है। जैसे कि सारे के सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि हम खाना खाते हैं या फिर हमारे अंदर डाइजेशन हो रहा है या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और एक्सक्रीशन हो रहा है, ये सब का सब हमारा आता है लाइफ प्रोसेस के अंदर। लाइफ प्रोसेस मतलब हर वो नेसेसरी चीज जो हमारी बॉडी में हो रही है उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। चलिए हम इसकी पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम और डिटेल देखेंगे। Life process, all biological process taking place in our body that are essential or important for our survival। यानी कि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में होने के लिए वो सब आता है लाइफ प्रोसेस के अंदर। लाइफ प्रोसेस में हम यहाँ पे पढ़ने वाले 4 प्रोसेस जो कि है, पहला है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। हम ये 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। तो पहला रहेगा हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन दो तरह का पार्ट, न्यूट्रिशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम पहले जानेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोस्टली प्लांट्स में होता है। ऑटोट्रॉफ मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ माने फूड, यानी कि सेल्फ मेड फूड, यानी जो अपना खाना खुद से बनाते हैं वो आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन आता है? मोस्टली प्लांट्स ही आते हैं, मोस्टली ग्रीन प्लांट्स आते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए वो आते हैं ऑटोट्रॉफ्स के अंदर। दूसरी कैटेगरी होती है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो लोग आते हैं जो लोग ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये हम लोग जितने भी हैं सब के सब प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, तो हम लोग उनका प्रिपेयर्ड फूड उनसे लेके फिर हम उनको इंटेक करते हैं। तो और हम डिटेल में जानेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अब हम एक डेफिनेशन देखते हैं। Those living organisms which can produce their own food comes under this category। मतलब जो खाना अपने मन से खुद से बना लेते हैं। तो जब खाना कौन खुद से बनाता है? मोस्टली ग्रीन प्लांट्स ही बनाते हैं। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। तो वही अब ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो एक स्टेप में तो होते नहीं है, फोटोसिंथेसिस एक लॉन्ग प्रोसेस है। उसमें भी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है फोटोसिंथेसिस। तो उसके 3 स्टेप में पहला स्टेप ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट को पहले एब्जॉर्ब करेगा। कौन करेगा? क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल का काम ये है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करे। फिर उसके बाद वो सनलाइट जो एब्जॉर्ब हुई है वो इस्तेमाल होती है वाटर के स्प्लिट करने में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करने में। थर्ड स्टेप होता है कि वो हाइड्रोजन रिडक्शन में काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड के। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि पहला स्टेप है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट एब्जॉर्ब करी। किसने करी? क्लोरोफिल ने करी। यानी कि क्लोरोफिल हमारा वो एजेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और उससे होता क्या है? हाइड्रोलिसिस। अभी सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, क्लोरोफिल ने करी। अब क्या हुआ? उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन का हमने क्या किया? वाटर का हमने किया हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग स्प्लिट हो गए। अब हमने क्या किया? थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यानी कि रिडक्शन क्या होता है? हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है? हाइड्रोजन का एडिशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। एक इसकी हम प्रॉपर एक रिएक्शन देख लें तो होता क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करता है। फिर से देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करा सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट में ग्लूकोज दिया जो कि प्लांट ने स्टोर करा, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करी जो कि किसके लिए यूजफुल है? हमारे लिए यूजफुल है।
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो आते हैं उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, मतलब कि जो डिपेंडेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे या फिर किसी और सोर्स पे अपने खाने के लिए, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए और एनिमल्स हो गए। हम लोग और हम हैं एनिमल से, दोनों ही लोग डिपेंडेंट है या तो प्लांट्स पे या तो अदर एनिमल्स पे अपने खाने के लिए। तो इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर और प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। ये वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। अब इसके एग्जांपल्स है एनिमल्स और ह्यूमंस। अब हम ह्यूमंस का, अब ये बायोलॉजी में हम इस चैप्टर में ह्यूमंस के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, तो हम अब ह्यूमंस के बारे में कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि कंप्लीट एलिमेंट्री स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने अभी देखा ह्यूमंस के बारे में। अब हम ह्यूमंस की डिटेल स्टडी देखेंगे कि ह्यूमंस में जो फूड है कैसे आके पूरे प्रोसेस में काम करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस में देखेंगे कि इंजेक्शन होता है खाने का, वो होता है माउथ से, फिर वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होते हुए इस ओएसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब ये प्रोसेस में खाना जो है आपका डाइजेस्ट हर एक लेवल पे होता है, तो वो देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या किस किस चीज का डाइजेशन हुआ है। सबसे पहले जब माउथ में फूड आता है तो वो जो बोलस होता है, फूड होता है, वहां पे उसको डाइजेशन के लिए सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट होता है। ये सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के काम आता है। ये सलाइवरी अमाइलेज का काम यहाँ पे माउथ में हो जाता है, यानी कि हमारा डाइजेशन जो है माउथ से ही शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद ओएसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टमक में फूड पहुंचता है। अब स्टमक में जब फूड आता है तो यहाँ पे एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए HCl सिक्रेट रहता है। अब HCl का काम क्या होता है? यहाँ पे जो स्टमक पेप्सिन एंजाइम सिक्रेट करने वाला है उसको एक्टिवेट करने के लिए HCl की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए HCl सिक्रेट होता है। अब वहां पे जो पेप्सिन स्टमक ने रिलीज करा उसको एक्टिवेट किया HCl ने। अब आप सोचेंगे कि पेट में अगर हमारा HCl है तो हमारी स्किन तो खराब हो सकती है या बर्न हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने मन से बॉडी एक म्यूकस सिक्रेट करती है और स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। यानी कि म्यूकस वो चीज है जो लाइनिंग को यानी स्टमक को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। फिर खाना यहाँ से मतलब कि फूड पार्टिकल्स स्टमक से मूव करता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जब मूव करता है तो इसको रास्ते में मिलता है सबसे पहले लिवर। लिवर का जो काम होता है ये दो तरह के एंजाइम सिक्रीट करता है, एक तो होता है बाइल जूस, दूसरा होता है बाइल सॉल्ट। अब बाइल जूस का जो काम होता है वो ये होता है कि आगे फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है वहां पे एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है एल्कलाइन मीडियम। तो इस एल्कलाइन मीडियम को मेंटेन करने के लिए बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, क्योंकि अभी जो फूड आ रहा है वो एसिडिक है और उसको कन्वर्ट किस में करना है? एल्कलाइन में, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में ही पैनक्रियास से जो सिक्रीशन होता है वो एक्टिवेट होता है। अब उसको एक्टिवेट करने के लिए लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। लिवर ने जैसे ही बाइल जूस सिक्रीट किया, इधर का जो फूड पार्टिकल्स थे सबका पीएच एसिडिक पीएच से बेसिक पीएच की तरफ मूव कर जाता है। अच्छा, अभी हमने जान लिया बाइल जूस। अब आता है दूसरा बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का एक बहुत बड़ा रोल नहीं लेकिन एक छोटा सा ही रोल होता है। यहाँ पे जितने भी फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, यानी कि फैट के जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको तोड़ने में, उसको छोटा करने में काम आता है बाइल सॉल्ट, ताकि पैनक्रियास से जो भी सिक्रीशन हो रहा है, जो भी एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, वो आसानी से उस फैट को डाइजेस्ट कर सके। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, स्टमक में जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने में काम आता है। यानी कि पेप्सिन का जो काम है यहाँ पे, पेप्सिन का काम है यहाँ पे प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करना है? अमाइनो एसिड में।
उसके बाद लिवर हो गया, लिवर में बाइल जूस और बाइल सॉल्ट सिक्रीट होता है। इसके बाद आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास का जो सिक्रीशन है और लिवर का सिक्रीशन है साथ में ही सिक्रीट होके यहाँ पे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सिक्रीशन होता है। पैनक्रियास का जो सिक्रीशन होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन भी पेप्सिन का एक भाई की तरह ही होता है, जो पेप्सिन करता है वही ट्रिप्सिन भी करता है, बस यहाँ पे ये बेसिक मीडियम में काम करता है, लेकिन कन्वर्जन ये भी सेम करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर। लाइपेज जो है उसका काम होता है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का। इसको कन्वर्ट करता है, लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब यहाँ पे सारी चीजों का ब्रेकडाउन हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने तक हर एक चीज का कन्वर्जन भी हो चुका है। अब कन्वर्जन बस तो काफी नहीं है, इन हर एक चीज का बॉडी में जाना भी जरूरी है कि हर आपने तोड़ तो दिया, हर एक चीज को कन्वर्ट भी कर दिया, लेकिन अब क्या है कि भाई बॉडी के अंदर इस चीजों की रिक्वायरमेंट भी है, तो वहां पे बॉडी के अंदर कैसे पहुंचेगा, तो इसका काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, फाइनल स्टेप वही करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर। इसकी वजह से क्या होता है कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जितना भी एरिया है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन रहती, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन एक सीधे सीधे रहता तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाता, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से फायदा क्या हुआ वो देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से हुआ क्या कि यहाँ पे आए फूड के पार्टिकल इससे टच होके जा रहे हैं। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि सरफेस एरिया जितना कांटेक्ट में रहेगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जब ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो हमारी बॉडी में की रिक्वायरमेंट्स अच्छे से पूरी हो पाएंगी, यानी कि हर एक चीज का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाएगा और वेस्ट मटेरियल कम जाएगा, मतलब कि हमारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कम होंगी। तो क्या होता है इसकी वजह से, अच्छा इसकी वजह से ही बस अकेला काम नहीं हो रहा है एब्जॉर्प्शन का, इसमें क्या होता है कि इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच में ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। इस तरह से यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं जो कि इस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर इनका भी रहता है, बिल्कुल सेम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह ही रहता है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ये ब्लड वेसल ही मेनली एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। जितनी भी चीजें थी ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, ये ब्लड स्ट्रीम से बाकी बॉडी ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। अब ये ट्रांसपोर्टेशन की बात हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन ने जितना भी फूड मटेरियल था, अमाइनो एसिड था, फैटी एसिड था, ग्लिसरॉल था, या फिर और भी जो भी चीजें थी, इन सबको एब्जॉर्ब कर लिया और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर लिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मेन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो चुका है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है यहाँ ये इस जगह से, तो जैसे ही इस पर ट्रांसफर होते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि इसमें से एक्सेस ऑफ वाटर, जितना भी इसमें एक्सेस ऑफ वाटर है ना, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा और बॉडी को ट्रांसफर कर देगा, यानी कि बॉडी से कम वाटर लॉस हो, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है वाटर की, क्योंकि हमारी बॉडी 70% प्लस वाटर से है, तो इसलिए वाटर हमारा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन जितना एब्जॉर्ब करने के लिए है या एक्स्ट्रा जितनी रिक्वायरमेंट है उतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद थ्रू एनस हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। अच्छा, एक सोचने वाली बात ये है कि फूड मटेरियल जो है अभी तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे आपका मूवमेंट हो रहा है, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है, तो एंटी ग्रेविटी लग के तो ऊपर जाएगा नहीं। तो फूड के मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब कि जो खाना अंदर है वो एक वेव के फॉर्म में इधर से पुश हुआ, इधर से स्क्वीज हुआ, आगे बढ़ा, फिर आगे से हुआ, ऐसे स्क्वीज होते होते इस तरह से इसका मूवमेंट होता है, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं
पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ये मूवमेंट ही पूरी बॉडी में खाने को सर्कुलेट करती है, मतलब फूड को सर्कुलेट करती है इस यहाँ ओएसोफेगस या माउथ से लेके एनस तक, यही मूवमेंट होता है। अच्छा, इस बीच में यहाँ पे एक ऑर्गन होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है बहुत हमारी बॉडी में एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई ऐसा बड़ा रोल नहीं है। पहले जब हम लोग रॉ मटेरियल्स या फिर रॉ वेजिटेबल्स वगैरह खाते थे तब इसका एक रोल था, लेकिन काफ़ी सारा एवोल्यूशन होने के बाद अब इसका कोई यूज़ नहीं रह गया। लेकिन अभी रिसेंट की एक स्टडी में ये देखा गया है कि इसकी वजह से इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ भी पाई जाती हैं, और इसको अगर हटा दिया जाता है तो वहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है इम्यूनिटी को लेकर। तो अभी रिसेंट में थोड़ा कंफर्म भी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा पता लगाया गया है। ठीक है, तो दिस वाज द एंड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। रेस्ट जो पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, रेस्पिरेशन का और आगे एक्सक्रीशन का, वो इसके सेकेंड पार्ट में आएगा। सेकेंड पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे इसके आगे। सो थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट पहले लिख देता हूँ। ये है